जनसुराज अभियान से जुड़े हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग आपसे जो सवाल पूछना चाह रहे हैं बीबीसी में और बीबीसी के बाहर भी, उस सवाल की शुरुआत हम कर देते हैं, फिर हम लोग फ्लोर ओपन करेंगे। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं यहाँ बीबीसी के हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, अंग्रेज़ी, ये 6-7 भाषाओं के सभी एडिटर, रिपोर्टर्स हैं जो ख़ुद भी बाहर जा कर के उन्होंने देश की नब्ज़ को टटोलने की कोशिश की और कुछ हद तक हम सब कामयाब रहे। आपका जो अपना एनालिसिस था 1 तारीख तक, जो आपने बहुत प्रशांत किशोर की बाढ़ आई थी उसमें कुछ सारी चीज़ें बिल्कुल सटीक बैठी। जो एक चीज़ सटीक नहीं बैठी वो थी बीजेपी के परफॉर्मेंस पे जो आपका आकलन था। तो सबके जहन में यही बात थी कि ये क्या वजह थी कि आप इतना आगे बढ़ कर के जो आपने दांव लगाया, क्योंकि आपकी बात का वज़न होता है कि बीजेपी अपने पिछले परफॉर्मेंस से भी आगे बढ़कर आएगी, वो क्यों हो रहा था, क्यों किया आपने? नहीं, देखिए, ये तो प्रोफेशनल असेसमेंट है, उसके पीछे कोई मोटिव नहीं है। बिल्कुल पहली बात तो मैं आप कैमरे पे मानूंगा कि जो हम लोगों ने असेस किया, मैंने असेस किया, उसमें बीजेपी के नंबर ऑफ सीट्स जो हैं उसके मुकाबले 20% सीटें उनकी कम आई, जो कि मटेरियल डिफरेंस है। वो मेरी गलती आप मान लो या मेरा आकलन में जो मेरी कमजोरी रही होगी उसका नतीजा है। लेकिन वो जो आकलन में दे रहा था उसमें मैंने आधार किन बातों को बनाया। मैंने ये कहा कि देयर इज़ नो वाइड स्प्रेड एंगर अगेंस्ट मोदी। हिज ब्रांड, हिज पॉपुलैरिटी, इंटेंसिटी ऑफ इट हैज़ गॉन डाउन, but there is no undercurrent. At the same time, there is no widespread anger as well. And in absence of a coordinated, organized opposition and the clamor for somebody new who can change India, or who people see कि ये आदमी कर सकता है, बदल सकता है देश को, by large स्टेटस को बना रहेगा। प्लस मैंने ये कहा 303 या उससे बेहतर। उसका आधार ये रहा है कि मेरा अपना आकलन ये रहा है चुनाव से पहले कि इसके साथ साथ दक्षिण और पूरब के राज्यों में बीजेपी की बढ़त होगी, क्योंकि वहाँ ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बीजेपी का दिख रहा है। नतीजे क्या आए? अंडर करेंट नहीं था। वो आपके जितने जर्नलिस्ट हैं, जितने लोग गए हैं, वो चुनाव से पहले भी कह रहे थे, चुनाव के बाद परिणाम भी वो बताते हैं कि कोई एक अंडर करेंट पूरे देश में नहीं था। स्टेटस को की जहाँ तक बात है, 36% वोट बीजेपी को जो पिछली बार आया था, 0.7% वोट उनको कम आया इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर। इट्स एन स्टेटस कोस, येट दे लॉस्ट 20% सीट। देन व्हाट हैपेंड? तो कहीं ना कहीं हम लोगों से जो गलती हुई है कि जो वोट शेयर को आप सीट में कन्वर्ट करते हैं उसमें कम दिक्कत दिखी। और दूसरा मुझे लगता है कि 2 फैक्टर, एक तो जो अपोजिशन की यूनिटी रही है, नॉट the parties, those who were opposed to this regime, this leadership, they were far more determined, organized, and they were able to probably express their opinion or preference more effectively than BJP guys. क्योंकि मुझे अब with the benefit of hindsight, I must correct कि we have the benefit of hindsight, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बीजेपी के अपोज में थे उनका गोल बिल्कुल क्लियर था कि हमें इनको रोकना है। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के पक्ष के लोग थे, they were there but not with the goal। मतलब उनको लग रहा था कि 400 पार आ ही रहा है, जैसे आप पार्क में टहल रहे हैं, आ ही रहा है, तो आप उसको कॉम्प्लिसेंसी कह लें। अगर आप बीजेपी का क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं तो उसको टच ऑफ एरोगेंस, अहंकार कह लें। दैट विथ द फैक्ट कि जो डाउन एंड आउट थे उनको बिल्कुल क्लियर था भैया मुझे कुछ करना है, हमें इनको रोकना है, जीते हारे हमको इनको रोकना है। पुट दिस थिंग्स टुगेदर, इवन दो इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर इट इज स्टेटस को, स्टिल इन टर्म्स ऑफ सीट इट बीजेपी इज डाउन 20%। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर आप मोदी जी के वाराणसी के सीट को देख लो, मोदी जी की जो अपना वोट शेयर है वो 14 के मुकाबले ऑलमोस्ट 2% या 1% कम हुआ है, लेकिन उनकी मार्जिन ड्रामेटिकली कम हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि 14 में जब अरविंद केजरीवाल लड़े थे, इतना बड़ा फेस रिलेटिवली होने के बावजूद उनको 21% वोट आया था, 20.93% और समथिंग लाइक दैट। इस बार जो उनके अपोजिशन में थे उनको 41% वोट आया है। तो मोदी जी का वोट मोर और लेस उतना ही रहा जितना पहले था, और जो उनके अपोज में था they have channelized their vote, their energy in a far more coordinated manner, and that is why probably we see, even though there is a status quo in the vote share of BJP, in absence of huge undercurrent in favor of BJP and opposition being more determined,
देयर सीट हैज गॉन डाउन। बिल्कुल। बट जी, मिस्टेक है और फिर लोग कहेंगे अरे भाई आप अपनी बातों को जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, जस्ट टू पुट द थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। करेक्ट। और नहीं, वो पर्सपेक्टिव प्रशांत जी हम लोग भी देख रहे हैं, पत्रकार भी देख रहे हैं, पर एक जो आपके ऊपर जो एक अब आरोप को जो और हवा मिली कि ये जो अचानक आप 10 दिन निकल करके हर जगह आप ये बातें इतने दांव पे लगा करके अपनी बात कह रहे थे, जो अमूमन आप नहीं करते हैं, आप हर जगह जाके नहीं बोलते हैं, तो उसके पीछे ऐसा लगने लगा कि यार क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा मतलब क्या आप बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं? इस आरोप का आप कैसे जवाब देंगे? सही बात है। देखो, मैंने चुनाव से पहले पीटीआई को एक ऐसी ही मीटिंग में बात करी थी और उसमें यही बात कही थी, कुछ उसमें प्लस माइनस नहीं किया, तो उसमें यही कहा था कि मुझे लगता है कि बीजेपी को वेस्ट और नॉर्थ में मटेरियल डैमेज नहीं होगा। आई हैव आल्सो क्वांटिफाइड कि 50 मटेरियल डैमेज मतलब 50 से ज़्यादा सीटों का नुकसान नहीं होगा और ईस्ट और साउथ में उनकी सीटें बढ़ेंगी, तो नेट नेट जो स्थिति उनकी है वो बनी रहेगी। फिर मुझे बहुत साथियों ने कहा फ़ोन करके कि प्रशांत जी, ये आकलन तो आपका ठीक ही है, लेकिन चुनाव अभी शुरू हो रहा है, क्यों बोल रहे हो, इससे अपोजिशन डिमोरलाइज होता है, मत बोलो। मैंने ठीक है भाई, नहीं बोलेंगे। 5 चरणों के चुनाव तक मैंने कोई बात नहीं की है। पीटीआई चुनाव के बाद, पीटीआई के इंटरव्यू के बाद मैंने 5 चरणों के चुनाव तक कुछ नहीं बोला। फिर 80% जब चुनाव हो गया 5 चरण में, मुझे जो आकलन उस समय दिख रहा था, मेरा डेटा जो मुझे बता रहा था, मुझे ये लग रहा था ये जीत रहे। मैंने आके उस बात को बताया। अब आप लोग पत्रकार हैं, जैसे आप कह रहे भैया आओ बोलो, तो पत्रकार तो 24 घंटे वो चेज कर ही रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब आपसे गलती अगर कुछ हो जाए तो पीपल स्टार्ट पुटिंग एट्रीब्यूटिंग मोटिव्स टू इट। कह रहे बीजेपी की बैटिंग कर रहे थे। भाई अगर बीजेपी की बैटिंग कर रहे थे, अगर आप चुनाव के मतलब फेज वाइज रिजल्ट देखोगे तो बीजेपी ने सबसे अच्छा किया है 2nd फेज में, बीजेपी ने सबसे अच्छा किया 3rd फेज में, 4th फेज में और 5th फेज में। मेरे कहने के बाद तो बीजेपी हार गई 7वें राउंड में। वही शायद तो पहले तो था कि अपना सबसे अच्छा तीर निकालो, क्योंकि अब तो लगता है निशाने पे चीजें नहीं लगी। ये बातें चल रही, इसलिए आपको आपने बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। आप मुझे चाहे जितना थ्रेस कर ले कि प्रोफेशनली मेरा असेसमेंट गलत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों का गलत हो सकता है, मेरा भी। मैं ये दावा ही नहीं कर रहा हूँ कि मुझे मेरा ही असेसमेंट सही होगा, लेकिन उसके पीछे मोटिव डालना, और मैं सिर्फ ये बात अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, जितने भी पोलस्टर्स हैं ये सब के लिए मैं कह रहा हूँ। ये बड़ा आसान है किसी को मतलब बता देना कि इनका मोटिव है, इन्होंने स्टॉक मार्केट के लिए किया, इन्होंने भाई एक बार को अगर आप जस्ट लुक एट हाउ थिंग्स आर, 9 out of 10 people have called the direction of the election right। मैंने कहा 300, बीजेपी के मान लो आए 240, तो आई हैव मिस्ड माई टारगेट बाई 20%। जिन लोगों ने अपोजिशन की ओर से कहा कि उनको 290 आ रहे हैं, उनके आए 90, आप उनको सही बता रहे हो यार। तो अगर आप प्योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की बात करेंगे तो whose assessment has been closer to the what has actually happened। अब ये ठीक है कि वो 400 का उनका था, उनको इमेज पे धक्का लगा, वो हारे हुए दिख रहे, वो सब बात सही है, लेकिन अगर आप इन सारे परसेप्शन इश्यूज को हटा दें, हु इज क्लोजर टू द व्हाट द रिजल्ट हैज हैपेंड, मोटिव एट्रीब्यूट करेंगे। भाई उनका आकलन था, सही हुआ गलत हुआ, आपको अच्छा लगे मानो, आप रिग्रेट कर रहे हैं, आप रिग्रेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ओके, बिल्कुल नहीं रिग्रेट कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग जैसे लोग जो इस विधा को पिछले 10-20 साल में जिन लोगों ने बढ़ाने में थोड़ा बहुत योगदान किया है, वी वुड लुक एट इट। मुझे लगता है कि जो प्योरली प्रोफेशनली स्पीकिंग 2 चीज़ें जो गलती हो रही है सर्वेयर से, जो सर्वे करने वाले लोग हैं, बिकॉज सी वी आर एनालाइजिंग व्हाट डेटा वी गेट। आई एम नॉट ए सेफोलॉजिस्ट और पोलस्टर, बट आई टॉक टू लॉट ऑफ दोज पीपल हु आर डूइंग द वर्क। उसमें 2 चीज़ गलती हो रही है। एक तो कि वोट शेयर को सीट में कन्वर्ट करने का बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बन पा रहा है, और दूसरा अनदर फैक्टर इज देयर इज नो प्रूवन मेथड ऑफ गेजिंग द फियर फैक्टर, कि जो वोटर है वो बता रहा है कि मैं वोट देने जा रहा हूं। जैसे आप आंध्रा का एग्जांपल ले लें। सबसे पहले मैंने कहा कि जगन इज लूजिंग एंड लूजिंग बिग। आज से 6-8 महीने पहले मैंने कहा, लोगों ने उस समय भी गाली दी बहुत कि आप तो बिल्कुल गलत बता रहे हो, ऐसा कैसे संभव है। बट इवन वी कुड नॉट से कि ही इज गोइंग टू बी इन सिंगल डिजिट, क्योंकि जो आप डेटा तो वही देख एनालाइज करेंगे ना जो लोग आपको बताएंगे। तो स्ट्रॉन्गर द गवर्नमेंट मोर इज द फियर फैक्टर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मोदी की इन्विंसिबिलिटी रही है, एक फियर फैक्टर इस सरकार से एसोसिएटेड रहा है। तो कई सर्वेयर से ये गलती हुई होगी या हुई है लगता है, वो गए, उन्होंने पूछा, लोगों ने कहा मैं मोदी को वोट दे रहा हूँ, भाजपा को वोट दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। उसका कोई गेज
करने का तरीका नहीं है वी यूज सम गेस बट इट्स नॉट फुल प्रूफ। तो ये जो दो मेथड है, रादर देन थ्रेसिंग एवरीवन हु इज डूइंग दिस, पीपल शुड हाईलाइट कि भी गलती दो जगह हुई है, हो रही है अभी भी, कि वोट शेयर को आप सीट में कैसे कन्वर्ट करें एक्यूरेटली, और दूसरा कि फियर फैक्टर को गवर्नमेंट्स के को लेकर जो सामान्य जनता में फियर फैक्टर है उसको कैसे एड्रेस करें। ये दोनों गलती की वजह से शायद हम लोग से गलती हुई। बिल्कुल, और गलतियों से पोलस्टर्स को कोई थ्रैश नहीं करना चाहता है, बस थ्रैश होने वाली गुंजाइश इसलिए बन जाती है क्योंकि फिर मीडिया उसको लेकर के उड़ जाता है, फिर एक नैरेटिव बनता है। मतलब वो हम लोग बात करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, कमेंट्री कर रहे हैं। कमिंग बैक टू यू, इट टेक्स लॉट ऑफ करेज एंड एफर्ट एंड स्किल टू गेज जी 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 व्हाट दे हैव बीन गेजिंग। अब उस आप मोटिव एट्रीब्यूट करना चाहते हो, करते रहो, उससे तो कोई फर्क नहीं है। नहीं, मोटिव एट्रीब्यूट लोग कर रहे हैं, तुमने कहा कि ये मौका है कि इसको क्लैरिफाई कर दिया जाए। तो अब हम चाहेंगे कि जिनके पास सवाल है, अच्छा मुकेश मेरे पास माइक है और हाँ ठीक है, मुकेश हैज द माइक। चले सवाल किसी के पास हो जिसके पास माइक है, सब कोई सवाल छोटे-छोटे, और सर प्रशांत जी जवाब भी हम लोग छोटे-छोटे रखेंगे ताकि सबको मौका मिले और तब वो सब कुछ आएगा। प्रशांत जी, आपने मोदी जी के साथ एक समय नज़दीकी से काम किया है, आपने नीतीश जी के साथ भी काम किया है, आंध्र प्रदेश की राजनीति को भी समझते हैं। मोदी जी के गठबंधन की सरकार चलाने में इन दोनों दलों के सापेक्ष परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देख रहे हैं इस गठबंधन सरकार को? मैं उस नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ जैसे मीडिया बता रही है कि द गवर्नमेंट विल बी हेल्ड हॉस्टेज। मैं वैसा नहीं देखता हूँ, क्योंकि अगेन लेट्स लुक एट द नंबर्स, हार्ड नंबर। विथ 241 this is the third best result of BJP ever. With 99 this is the third worst result of Congress ever. मतलब मनमोहन सिंह जी 206 एमपी के साथ सरकार उन्होंने चलाई, क्या उसको हम लोग यूपीए कांग्रेस की सरकार नहीं मानते हैं? 145 के साथ, 180 के साथ, 160 के साथ सरकारें चली हैं। पिछली बार जो 244 का नंबर था वो पीवी नरसिम्हा राव जी के पास इतने नंबर थे, और सबसे ज़्यादा लैंडमार्क फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म उस दौर में हुए हैं। अब लोगों का यह है कि भाई मोदी जी इसके आदी नहीं है। अगर 240 के साथ कोई दूसरा लीडर होता तो शायद ये सवाल नहीं उठता कि भाई ये चला पाएंगे कि नहीं। आप और हम ये कह रहे हैं कि भाई चूंकि मोदी जी को 300 के साथ ही शासन करने की आदत है तो ये तो 240 में चला नहीं पाएंगे। बट हु आर वी टू, मतलब हाउ कैन वी से दिस विद सर्टेनिटी? तो आपसे पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि दे विल नेविगेट इट क्वाइट वेल। जो लोग भी समझ रहे हैं कि बस ये सरकार गिरने वाली है, नहीं चला पाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है। मैं पीछे भी कहा था योगेंद्र जी के नंबर को देखते हुए कि अगर योगेंद्र जी की बात को सही मान भी ले कि 240 आएगा, 240 आया, हेड्स ऑफ टू हिज प्रेडिक्शन, लेकिन सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। मोदी प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। अब लोग कह रहे हैं हाँ बनेंगे, लेकिन उन पर चेक एंड बैलेंस होगा। कितना होगा, वील हैव टू सी एंड चेक, वेट। मुझे लग रहा है कि what is important, I just want to add, sorry it's getting longer. नहीं. What is crucial as far as the government's stability is concerned is the next round of assembly elections. अगर तो महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में वहाँ पर बीजेपी हारती है तो आपको गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को लेकर डाउट हो सकता है, तब वहाँ से परेशानी शुरू होगी। तब तक कोई परेशानी नहीं है। इस चुनाव से ये हुआ है कि मोदी जी के एक इनविंसिबिलिटी का ऑरा है, उसको धक्का लगा है। देयर चिप्स आर डाउन। लोगों को लगा भाई ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा आप ही जीतते रहोगे, लेकिन probably one need one more round of confirmation or reconfirmation that would come in October, November. And the good thing for opposition is कि in those 3 states BJP is on back foot, appearing to be on back foot. तो अगर BJP या ऑपोजिशन अगर मैं हूँ या ऑपोजिशन की साइड से अगर मुझे बताना हो तो मैं ये कहूँगा कि दिल्ली छोड़कर अभी पूरी ताकत इस पे लगाइए कि आप महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड जीत जाएं, कि अगर आप वो जीतेंगे अपने आप सरकार गिर जाएगी या उस दिशा में बढ़ेगी। जी सरप्रिया प्रशांत जी, पहले ये बात ना लेफ्ट लिबरल्स के लिए बड़ी कहा जाती थी कि ये लोग तो इको चैम्बर है, ये जो भी ऑपोजिशन करते हैं, लेकिन क्या अब ये बात यहाँ नहीं कहनी चाहिए कि जो ये मीडिया है, एग्जिट पोलस्टर्स हैं या और जो सेफोलॉजिस्ट हैं, एक्चुअली वो अब इको चैम्बर बन गए, इको चैम्बर ऑफ जो अपर कास्ट, मिडिल क्लास और प्रिविलेज लोग हैं, वो आपस में ही बातें करते रहते हैं कि नहीं मोदी ही आने वाले हैं, यही होने वाला है, इनको तो कोई इनका ऑपोजिशन ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो
तो ये जो तंत्र है वो आप बेशक उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए, उन लोगों को जिन्होंने बहुत ही हिम्मत से वो बिल्कुल ऐसा बोल दिया कि एकदम मतलब कॉम्प्लिसेंसी ऐसी है कि वो बिल्कुल ऐसा बोल रहे हैं वहाँ पे खड़े हो कि नहीं नहीं पक्का यही एग्जिट पोल है, पक्का यही आने वाला है। तो वो एक समस्या है, इको चैम्बर है वो, मुझे लगता है वो इको चैम्बर है कि नहीं। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में मोदी हारने वाले हैं या इंडिया जीतने वाली है, वो भी बात बहुत हुई है। आप सोशल मीडिया के अगर एनालिटिक्स को उठाकर देखेंगे, पहली बार बीजेपी इज बिहाइंड इन ऑल सोशल मीडिया एनालिटिक्स। सोशल मीडिया पे जो आप जिसको लेफ्ट लिबरल कह रहे हैं, जिसको इंडिया का सपोर्टर कह लें, अपोज टू मोदी कह लें, वो डेटा और एनालिटिक्स बड़ा क्लियर है कि वो मोदी के अगेंस्ट है। पर मेन मीडिया में नहीं है प्रशांत जी। हम लोगों ने खुद अपना एक नहीं, छोटा सा सर्वे मेन किया, मीडिया ठीक है, इसमें कि लाख अगर 10 दिन का देखिए किया, आप ऐसा मेन है, मीडिया तो सबसे बड़ा हर दिन इन्फ्लुएंसर हो गया ना। हर दिन देश में 50 करोड़ लोग यूट्यूब देख रहे हैं, मेन मीडिया को 50 करोड़ लोग नहीं देखते। तो अगर आप यूट्यूब के डेटा उठाकर देखेंगे, सोशल मीडिया के डेटा उठाकर देखेंगे, तो उसमें ये एको चैम्बर नहीं था कि बिल्कुल मोदी जी ही जीत रहे हैं। हाँ, ये जरूर था कि बहुत डोमिनेंट हैं, ऑपोजिशन इन डिसरे है, नोबडी वाज गिविंग चांस टू कांग्रेस, ऑल दोस थिंग्स आर फाइन। लेकिन आप मेरे इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए पिछले 2 साल के, और हर इंटरव्यू में मैंने कहा है कि फॉरगेट अबाउट बीजेपी, फॉरगेट अबाउट कांग्रेस। जिस देश में 60% लोग 100 रुपया डेली नहीं कमाते, वहाँ विपक्ष नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब वो विपक्ष ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा है, एक फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, चैनलाइज नहीं कर पा रहा है, वो अलग बात है। इस देश में विपक्ष न हो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आज़ादी से के बाद किसी भी दल, किसी भी नेता को आज तक 50% वोट आया ही नहीं है कंट्री के लेवल पे। तो ऑन एनी गिवन डे इन एनी इलेक्शन जो लोग वोट देने गए उसमें 50% से ज़्यादा लोग, आधे से ज़्यादा लोग तो हमेशा सरकार के इनकम्बेंट के खिलाफ ही रहे हैं। इस बार ये हुआ है कि जो ये पूरा माहौल है जिसको सर्वप्रिया भी अलूड कर रही थी इसको लेकर, इस माहौल का नतीजा ये हुआ कि हमने कितने ऐसे लोगों से बात की जो मेंटली हार चुके थे। मतलब उन्होंने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है, आने वाले तो मोदी ही हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसको सुधारने के लिए ख़ास तौर पे इलेक्शन के दौरान या फिर इलेक्शन के पहले या बाद में किस तरह से ये पोलस्टर्स या फिर जो एनालिसिस है उसको किया जाना चाहिए, ताकि आप जो एक ब्रूट मेजॉरिटी का फ़ायदा हुआ है वो ना हो और लोग मेंटली इस तरह से डिफीट ना हो पाए। देखिए, इसको आप दोनों तरीके से आर्ग्यू कर सकते हैं। द फैक्ट कि बीजेपी आ ही रही है, टू माई माइंड हैज हर्टेड बीजेपी मोर देन हैज हेल्प्ड देम, क्योंकि उनके जो वर्कर हैं दे हैव बिकम कॉम्प्लेसेंट कि भाई हम तो अगर अपने एमपी को हरा रहे हैं कोई फर्क नहीं, बीजेपी को तो 400 आ ही रहे हैं, मेरा एमपी इसने काम नहीं किया, इसको हराओ। मतलब जहां पर भी वोट पोल परसेंटेज ज़्यादा है वहां पर तो कांग्रेस जीत कर आई है, जहां लो वोटिंग परसेंटेज वहां भाजपा जीत कर आई है। तो मुझे लगता है कि इट्स टू एज सोर्ड। ऐसा नहीं है कि अगर आपने माहौल बना दिया कि हम 400 जीत रहे हैं तो आप, एक जो पक्ष है कि भाई कई लोग जो उनके अपोज में थे वो शायद गए नहीं वोट देने, उन्होंने गिव अप कर दिया। लेकिन सच्चाई एक पक्ष उसका ये भी है कि चूंकि आपने माहौल बना दिया कि हम जीत ही रहे हैं, तो आपके लोगों ने काम भी नहीं किया, वो कॉम्प्लेसेंट हो जीत तो गए। गए हैं वो, मतलब हैं? जीत तो वही गए हैं, 5 साल उन्हीं की सरकार हो गई। नहीं, वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि भाई सरकार तो उन्हीं की है। मैं ये कह रहा हूँ कि परिणामों पर जो इसका मुझे लग रहा है वो इट विल, मतलब कुछ उसका नेट कोई बहुत प्लस या माइनस नहीं होगा। अगर कुछ लोग गिव अप कर दिए होंगे तो कुछ बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग होंगे जो कि कॉम्प्लेसेंट हो गए, नहीं गए, या अपनी पार्टी के खिलाफ ही काम कर दिया कि हमें तो मालूम है भाजपा मोदी जी आ ही रहे हैं, अगर हार तो मुझे उसका कोई बहुत नेट पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखता है। चुनाव से पहले आपने 2 बातें कही। एक तो ये कही कि 25 में आपकी जो पार्टी है जनसुराज, वो आप, मेरी पार्टी अभी है नहीं जो अभी बनने वाली है, उसमें आप पूर्ण बहुमत से आएंगे। और दूसरी आपने कही थी नीतीश कुमार के बारे में, इस लोकसभा चुनाव के बारे में, कि वो बहुत ही ख़राब प्रदर्शन करेंगे और वो शायद पूरी तरह से वो पार्टी टूट जाए या ख़त्म हो जाए। चुनाव नतीजे आने के बाद आपका क्या असेसमेंट है? दूसरा एक सवाल आपके जनसुराज के बारे में ये कहा जाता है कि आपका मुख्य उद्देश्य जो है वो मुसलमानों को आरजेडी कांग्रेस गठबंधन से दूर करना है। आपने या आपकी टीम के कुछ लोगों ने सीवान में जो इंडिपेंडेंट हिना शहाब चुनाव लड़ रही थी, उनका भी आपकी टीम के कुछ लोग समर्थन कर रहे थे। आप कटिहार से तारिक अनवर साहब के टिकट कटने की जब बात हुई थी तो शायद आप उनसे टच में थे। और तीसरे ये कि आप बहुत सारे अपने कार्यकर्ताओं को कैश में पैसे देते हैं, वो 35,000 से लेकर 70,000 से लेकर 1 लाख तक है। वो पैसे कहाँ से आते हैं, अगर ये इल्ज़ाम आप पर सही है तो?
पहले तो मैं आपको शुरू करता हूं जो आपने नीतीश कुमार जी के बारे में पूछा। मैं पिछले 1-1.5-2 सालों से ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। मैं उस बात पर कायम हूं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी को कोई बहुत बड़ा मैंडेट, बहुत बड़ा सपोर्ट, उनके ऑरा में इजाफा हो गया और जैसा अभी मीडिया यहाँ बता रही है, आपका देखने का नज़रिया हो सकता है कि भाई नीतीश कुमार जी को 16 सीट वो लड़े हैं और वर्स्ट स्ट्राइक रेट में 12 सीट वो जीत कर आए। ये जदयू का अपना वर्स्ट स्ट्राइक रेट है। जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, पिछली बार जदयू 17 सीट लड़ी थी, 16 जीते थे। उससे पहले के चुनाव में जब एनडीए के साथ वो लड़े थे तो 25 सीट जीत कर आए थे। तो 25 से जदयू घट के आज 12 पर है। नीतीश कुमार का अपना ऑरा, अभी रिजल्ट आ गया है, चूंकि उन 12 सीटों का महत्व है तो उनकी एक महत्ता हो गई है और मीडिया उसको लिख रहा है। अब मीडिया वाले खुद अपना ही लेख भूल गए हैं कि सबसे ज़्यादा जिस नेता की शिकायत, जिनकी हंसी उड़ाई गई है, जिनको राइट ऑफ कर दिया गया था, आप अपने लेख भूल गए क्योंकि आपको वो याद नहीं है कि भाई पटना के रोड शो में जब नीतीश कुमार कमल का फोटो लेके या सिंबल लेके खड़े थे तो मुझे लगता है कि देश में सबसे ज़्यादा कमेंट्री कि देखो इन्होंने अपना क्या हाल बना लिया है। आज वही पत्रकार, वही विश्लेषक ये बता रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार से तो ज़्यादा कोई पॉपुलर लीडर नहीं है। मुझे जो बिहार की राजनीति की समझ है थोड़ी बहुत जो भी है, नीतीश कुमार की राजनीति का ये अंतिम दौर है। ये सिर्फ नीतीश कुमार का ही नहीं है, वहाँ एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है। लालू, नीतीश, रामविलास पासवान जी जो वहाँ लंबे समय तक राजनीति की धुरी रहे हैं, उनका अब एक तरह से उनका अस्त हो रहा है। नई लीडरशिप वहाँ पैदा होगी। आपने कहा कि जन सुराज मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। अभी तक मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा है। मुसलमानों को लोग तो ये कह रहे हैं कि मुसलमान को आप उतना नहीं पूछ रहे हैं जितना आपको पूछना चाहिए। आपने 2-3 और बातें एनेक्डोटल्स बताई कि तारिक अनवर को आप संपर्क में थे, तो तारिक अनवर के अगर हम संपर्क में मान लीजिए थे भी, एक बार तारिक साहब आए थे हमसे मिलने पटना में और एक बार यहाँ भी दिल्ली में भी मिले, तो उससे आरजेडी को क्या नुकसान है? उससे आरजेडी को तो कोई नुकसान होगा नहीं। तो आप तो अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपने कहा हिना साहब को लेकर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ और जामिया के पढ़े लिखे बहुत सारे बिहार के बच्चे जो हम लोग के साथ भी जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों ने ये ज़रूर कहा कि हम लोग जाकर सिवान में उनकी मदद करना चाहते हैं। तो स्वतंत्र रूप से उन्होंने उसके लिए काम किया है। जन सुराज की कोई भूमिका लोकसभा चुनाव में बिहार में न थी, न कोई कह सकता है कि हमने जाकर, हम तो बिहार में रहे ही नहीं उस दौरान। आपने एक और बड़ी गंभीर आरोप लगाया या उसका जिक्र किया है कि आप पैसा कैश में देते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई प्रोफेशनल ऐसा मिले जो कि कैमरे पर आकर कहे कि प्रशांत किशोर उसको पैसा कैश में देते हैं, आपने कहा लाख रुपए, 50,000, 35,000, तो मेरा आपसे अनुरोध भी होगा बीबीसी से कि आप ऐसे लड़कों को ले आए सामने और बताएं कि भाई जन सुराज से उसको पैसा कैश में मिलता है। और उसके पीछे जो मोटिव है वो भी मैं समझ रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि आप भाजपा से पैसा पाते हैं इसलिए आप कैश में पैसा इनको दे सकते हैं। ये तो मैंने नहीं कहा। आपने नहीं कहा, जो उसके पीछे अनसेड बात है वो मैं समझ रहा हूँ। जी राममोहन। प्रशांत जी, you are following Telugu politics very closely and you are a frequent visitors to Hyderabad and Vijayawada. He is from Telangana. विजयवाड़ा तो मैं बहुत कम गया हूँ, लेकिन हैदराबाद yes I do very often. Yeah. What would happen to BRS? Do you see any conspiracy or agenda or deliberate motive or something like that behind the migration of BRS vote to BJP this time? Or it has happened in the way that Bengal happened previous time when CPM vote transferred to BJP? देखिए, मैं यही बात अभी कह रहा था। आई कैन आंसर इन हिंदी ना? हाँ प्लीज़। कि मतलब आप पत्रकार होने के नाते आपका ये ड्यूटी भी है कि हर चीज़ को कॉन्स्पिरेसी के एंगल से देखिए। अब बीआरएस पार्टी बेचारे वो मर गए पॉलिटिकली, बहुत बड़ा झटका उनको लगा। मर गया ये तो ठीक बात नहीं है, मतलब उनको एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका लगा है, लेकिन लोग उसमें भी कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं कि इन लोगों ने बीजेपी की मदद कर दी। सच्चाई ये है कि जो बीआरएस का वहाँ पर कोर वोटर रहा है, प्राइमरली द बीसीज, दे हैव फाउंड एन ऑल्टरनेटिव इन बीजेपी। द कोर वोट जो कांग्रेस का है, रेड्डीज, मुस्लिम्स एंड दलित्स, दे हैव गॉन बैक टू कांग्रेस। तो वो बैटल लाइन्स जो पहले थी उसी लाइन पर वोट पड़ा है। जो बीसी वोट बैंक था, जो पहले टीडीपी में होता था, तेलंगाना जब यूनाइटेड आंध्रा था, तो वो बेसिकली दे यूज्ड टू बी विद टीडीपी। वो टीडीपी से मूव हुआ बीआरएस में। जब बीआरएस कमज़ोर पड़ा तो नाउ दे आर फाइंडिंग कि भाई वो बीजेपी के साथ शायद आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको ड्रामेटिक इंक्रीज बीसी
वोट में आपको दिखेगा भाजपा का जो वोट शेयर बढ़ा है, दैट वोट शेयर इज प्राइमरली कमिंग फ्रॉम BCs. Munnur Kapu, basically. Sorry? Munnur Kapu. That is the BC caste dominated caste in Telangana. There are many. I wouldn't say one particular caste, but yes. I But have- I wouldn't write off BRS completely. Those who are in hurry to write off, I wouldn't write off because KCR की अपनी पर्सनल जो गुडविल है वो खत्म नहीं हुई है. By assembly elections, they will re-emerge to some I can't extent. say that. I'm not making that prediction. और अभी जो लोकसभा में हुआ तो मुझे तो प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए. मतलब नहीं, आपके बहुत सारे सही भी तो नहीं, हुए, अरे लोग सही को याद नहीं रखते हम भाई. लोग याद रख रहे हैं, अब आप ऐसा। देखिए ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी, अभी जितने लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं वो बता रहे हैं मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, बीजेपी की ओर से बैटिंग कर रहा हूँ, उनका माहौल बना रहा हूँ. ये वही लोग हैं जो कह रहे थे बंगाल में जब मैं ममता बनर्जी की मदद कर रहा था तो एक एक आदमी जो आज मुझे गाली दे रहा है ये लोग थे कि प्रशांत जी आपने बचा लिया. आज मैं जाकर फिर खड़ा हो जाऊं बीजेपी के अगेंस्ट में कोई फॉर्मेशन की मदद करने लगूं, लोग फिर मेरे में ही सबसे बड़ा ज्ञानी देखने लगेंगे. जी। मैं अपना कुछ कर रहा हूं तो उसमें वो मोटिव देख रहे हैं कि भाई अगर आप बीजेपी के अगेंस्ट में हैं तो आप इंडिया गठबंधन की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा नहीं है बिलीफ उसमें, बस बात खत्म हो गई. आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते तो हैं. आपका एनडीए में है बिलीव? मेरा नहीं है, मेरा एनडीए में और इंडिया में नहीं बिलीफ है. मैंने वो काम छोड़ दिया और मैं अपना काम कर रहा हूं, जनसुराज बना रहा हूं. आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा. अब मेरी जो अपनी 10 साल की पहचान है वो खत्म नहीं हो रही है. तो जी। लोग बुलाकर यहाँ दिल्ली में पूछ रहे हैं अच्छा इंडिया का क्या होगा, आंध्रा का क्या होगा, मोदी का चलिए, क्या होगा, अभी और मैं मजबूरी में बोल रहे हैं। मजबूरी कह लीजिए या मतलब आई शुड बी मोर केयरफुल, आई शुड नॉट स्पीक अबाउट इट. लेकिन जब हम इसके बारे में नहीं बोल रहे थे तो लोग कह रहे भैया आप तो बिहार में गांव में घूम रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत आके मीडिया में जरूर बोलना चाहिए, ये बोलिए वो बोलिए. जब आप बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं ये तो माहौल बना रहे हैं इनका. नहीं. अच्छा, एक सवाल नहीं, इसमें कोई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ. जी आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स विथ इट. नहीं, इसलिए भी ना प्रशांत जी, क्योंकि आपने लगातार जो काम किया है उसकी सारी प्रेडिक्शन जिनके साथ आप खड़े रहे कि जब आपने काम किया है उसका रिजल्ट सिवाय 2017 के जब दोनों अब 2017 में ठीक कहा, 2017 में यूपी के 2 लड़के पहली बार फार्मूला मैंने बनाया. हाँ, लोगों ने इतने जूते मारे, जिसको भी गाली देने के तो भैया सब रिकॉर्ड तो ठीक है लेकिन यूपी के लड़कों से के आप ही ने बनाया था, आप हारे. आज पूरा देश जो है मुझे ज्ञान दे रहा है कि यूपी के 2 लड़कों ने मोदी को हरा दिया. भाई सक्सेस हैज गॉट ऑल फादर्स. यही यूपी के 2 लड़कों, अभी 10 साल में मेरी जब भी शिकायत हुई है, जब भी ट्रोलिंग हुई है, वो यूपी के 2 लड़के कैंपेन पर हुई है कि भाई यूपी में 2 लड़कों को आप लाए, दोनों का बंटाधार करा दिया. अब लोग बता रहे यही दोनों भविष्य हैं. जी. एक चुनाव का रिजल्ट बदलेगा फिर सारी एनालिसिस बदल जाएगी. राजेश जी, अब जब रिजल्ट आ गया है, ऑपोजिशन ने इनमें से किन किन की फैक्टर्स पे, किन किन की एलिमेंट्स पे ठीक से काउंटर किया है, कहाँ कहाँ कमी रह गई, अब रिजल्ट के एंगल से आपका क्या एनालिसिस है ऑपोजिशन का? मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष ने कुछ ऐसा किया है जिसको कि बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाए. आप पहली बात कि आप मोदी को हरा दिए, मोदी को आप हराए नहीं, यू हैव कंटेन्ड हिम, यू हैड एन अपॉर्चुनिटी टू डिफीट हिम, यू आर पैटिंग योर बैक कि भैया हमने उनको कंटेन कर दिया. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने उन चीज़ों पर काम किया होता तो आप मोदी को 160 पे ले आते, 180 पे ले आते, आप सरकार में होते. सरकार में तो आज मोदी जी ही हैं, उनको आपने कंटेन कर लिया है. मुझे लग रहा है कि जो कंटेन उन्होंने जो हुआ है, जो उनकी वो दे हैव लॉस्ट मोर ऑन देयर साइड देन आई वुड गिव क्रेडिट टू ऑपोजिशन पर से. राजनीति की धुरी जैसे पहले 40-50 साल कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती थी, वो बीजेपी के इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि एक बार जब आप देश के स्तर पर 30% या उससे ज़्यादा वोट ले आते हैं तो आप बहुत बड़े डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स बन जाते हैं. जैसे अभी बीजेपी को झटका लगा है, लेकिन राजनीति तो बीजेपी के इर्द गिर्द ही घूम रही है. तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया है जिससे कि मैं मान लूँ कि अब कांग्रेस का रिवाइवल होने वाला है. आई एम नॉट इन दैट कैंप एंड आई एम हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग अगेन. थोड़ा ये अनफेयर नहीं हो रहा है? क्यों हम पूछ रहे हैं इसलिए कि आपने राजस्थान का खुद ही जिक्र किया, तो वो कैसे स्टैंड आउट कर रहा है? राजस्थान में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. हाँ, तो ये अगर आप भूल गए लेकिन बोलना। नहीं, मैं वो कांग्रेस की मैं टोटलिटी में बात जी, कर जी, रहा जी. हूँ. राजस्थान यूनिट बीजेपी ने मैंडेट मिलने के बाद जिस तरह से, जिसको कहता है ना बनी बनाई खिचड़ी को मेस करना, वो बीजेपी ने की. एंड कांग्रेस मस्ट गिव क्रेडिट टू द राजस्थान यूनिट ऑफ कांग्रेस फॉर बीइंग एबल टू पुल ऑफ. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट शुड हैव बीन द टॉक्ड अबाउट रिजल्ट इज फ्रॉम राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत रही है,
वहाँ 2 बार से वो 100% वोट लेकर आ रहे हैं। यूपी में कभी 100% सीट भाजपा नहीं जीती है, लेकिन राजस्थान में जीतते रहे हैं। और वहाँ पर 50% सीट लूज़ करना, एंड दैट टू इन द बैकड्रॉप ऑफ द असेंबली रिजल्ट्स, मुझे लग रहा है कि वी शुड गिव क्रेडिट टू कांग्रेस राजस्थान यूनिट। लेकिन कांग्रेस एज एन आइडिया, एज एन ऑर्गेनाइजेशन एट द कंट्री लेवल, आई डू नॉट सी ए ग्रेट डील ऑफ क्लैमर फॉर देम। आई डू नॉट बाई। ये जो इनविंसिबिलिटी ऑफ मोदी जिसकी आप बात करें, जो कि जिसको डेंट पड़ा है, आपके ही मित्र योगेंद्र जी कल आए थे, उन्होंने कहा कि चुनाव को आप सिर्फ आंकड़ों से मत देखिए, ये सरकार ज़रूर बना रहे हैं लेकिन उनके पास इकबाल नहीं है, है ना। ये मोदी की हार है, ये प्रधानमंत्री मोदी की निजी हार है। उन्हें इस नैतिक जिम्मेदारी लेकर के उन्हें एक्चुअली छोड़ देना चाहिए पद। तो इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने ये पहले भी कहा है, बरखा के इंटरव्यू में ही कहा है कि मैं मोदी की पर्सनालिटी को ऐसा नहीं देखता हूँ कि वो नैतिकता के आधार पर 5 सीट कम आएगा तो छोड़ देंगे। मैंने उस समय कहा अगर उनको 210 भी आएगा तो सरकार बनाएंगे। आप बीजेपी को पिछले 10 साल में देख लीजिए, जहाँ उनको मैंडेट नहीं मिलता वहाँ भी जोड़ तोड़ के सरकार बनाते हैं, और आप यहाँ उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि 10 सीट कम आए तो वो सरकार छोड़ दे। ये तो आई थिंक इट्स नॉट रीडिंग इट राइट। इकबाल नहीं है ये तो मैं नहीं कहूँगा, उनके इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा है, दे विल बी ऑन द बैक फुट। लेकिन 23.5 करोड़ लोगों ने इस बार भी इस सो कॉल्ड घटे हुए इकबाल में भी वोट दिया है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि इकबाल नहीं है, ज़रूर उनको अपने स्टैंडर्ड से धक्का लगा है और उसका रिफ्लेक्शन उनके कार्यशैली में दिखेगा। मेरा ऐसा मानना है कि वी हैव टू वेट एंड वॉच हाउ ही प्लेज नेक्स्ट 6 months rather than just writing him off or writing him in। प्रशांत जी, यूपी के चुनाव की थोड़ी बात करें। ये जो सीट्स ऐसी हुई हैं उसमें ये कहा जाता है कि आरएसएस बहुत ज़मीनी स्तर पे बिल्कुल निष्क्रिय रहा, या जो अब हम जो संतुष्टि आश्वस्त होने की बात कर रहे हैं वो हुआ, और भाजपा का भी कार्यकर्ता काम नहीं किया वो आश्वस्त होने के कारण। तो ये सब चीज़ें भी एनालिसिस में बाहर आ रही हैं कि ये लोगों ने कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं किया। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं एक अपने प्रीवियस इंटरव्यू का हवाला दे देता हूँ आपको, और उसमें ये कहा था, मेरी जो पहली गलती थी कि भाई भाजपा को 300 सीट आ रही है, लेकिन उसके बाद मैंने कहा था कि 2 उनकी जो बड़ी चुनौती होगी कि हाउ दे विल हैंडल यूपी पोस्ट दिस विक्ट्री। तो यूपी को लेकर उनकी परेशानी, राजनीतिक परेशानी, वो जीतते या हारते वो बनी हुई है। अगर वो जीतते तो भी वो परेशानी थी, रिजल्ट थोड़ा कम होकर आया है तो भी वो परेशानी बनी रहेगी। हाउ डू दे हैंडल यूपी, इट्स लीडरशिप and all what you are saying. I don't want to necessarily say everything in detail because I'm not here to comment about how BJP should work and would work. लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ की जो लीडरशिप है, वहाँ का जो राजनीतिक टेक्सचर है, as far as BJP is concerned, that will remain the talking point or the challenge which BJP's leadership or those who are in that position to decide will have to navigate. Yeah, I have a small question. You are saying that it's not enough to credit Congress, but there are 2 data points. Their ability to transfer the vote share to seats this time has increased. Another data point, their striking rate when they are facing BJP directly, that is also increased to 29% from one data point I have read in the newspapers. I don't know exact number. But how do you see these 2 data points? Are you seeing any increment, just increment, or any change, qualitative or quantitative change? In a country where 20% minority is literally your free vote bank, you don't have to do anything to get that 20% if you are Congress. Your vote share is 23% today, and you have been able to increase it by 2 percentage points. By what measure you are seeing it is a great effort on the part of Congress? भाई 18% तो इस देश में मुसलमान हैं, और दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप्स को जोड़ दें तो 20% हो जाएंगे। कांग्रेस को टोटल वोट मिला है 23%, पिछली बार से 2% ज़्यादा मिला है। आपने कहा स्ट्राइक रेट की बात, वो बिल्कुल ठीक बात है। मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि बीजेपी तब हारेगी जबकि 5 पार्टियाँ, कांग्रेस, सपा, आरजेडी, टीएमसी और एनसीपी, इन 5 पार्टियों का 14 में और 19 में सिंगल डिजिट में स्ट्राइक रेट रहा है विजेवी बीजेपी। इफ बीजेपी वेयर टू बी डिफीटेड, इन 5 में कम से कम 3 या 4 पार्टी को 30% के आसपास इनका स्ट्राइक रेट होना चाहिए। शरद पवार की स्ट्राइक रेट रही है 30 से ऊपर, अखिलेश जी की रही है 30 से ऊपर,
और कांग्रेस हैज ऑल्सो रीच्ड देयर ऑलमोस्ट 28-29%, एंड दैट इज वाई यू सी बीजेपी कमिंग डाउन फ्रॉम 300 to 240. लेकिन आरजेडी का स्ट्राइक रेट अभी भी 10 से भी कम है. देयर पीपल आर टॉकिंग सो मच अबाउट तेजस्वी एंड बिहार. द फैक्ट इज ही हैज वन 4 सीट्स. 17% का स्ट्राइक रेट है ओवरऑल. आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट बीजेपी. 17% का स्ट्राइक रेट है. अगर आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन किया होता बिहार में तो शायद इनको सरकार बनाने में तकलीफ आ जाती. अगर जो अखिलेश जी ने कल कहा कि हमें जितनी उम्मीद थी उतनी सीट आती तो तकलीफ, क्योंकि 15 सीट ऐसी है जो बसपा की वजह से ऑलमोस्ट बीजेपी जीत के आई है बहुत छोटे मार्जिन से यूपी में. मैं आपको ये कह रहा हूं कि यू आर विद इन योर राइट टू सेलिब्रेट दैट यू हैव बीन एबल टू कंटेन बीजेपी. आई एम सेइंग कि देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी दैट यू कुड हैव डिफीटेड देम. You could have defeated them. But if you are happy that they have been contained, my dear friend, they have been contained in 2014-15 also. They were contained when they were defeated in Bengal also. They were contained when they were put literally on the mat in Gujarat also. But they clawed back. इस परिणाम में there is an opportunity left where they can claw back. When actually the situation was where if you would have put the right effort, probably in 2 years, last 2 years, you would have almost defeated them. जी पंकज. प्रशांत जी, पिछले दिनों के एक इंटरव्यू की जो सबसे ज़्यादा चर्चा रही वो था करण थापर वाला इंटरव्यू. मैंने आपको बहुत दिनों से फॉलो किया है, लेकिन आपको इतना एजिटेटेड मैंने कभी नहीं देखा. मैंने पूरा इंटरव्यू देखा था बाद में यूट्यूब पे जाके. हो सकता है मैं उसका पर्सपेक्टिव पूरा उस इंटरव्यू का नहीं बता पाऊँ, आप बताइएगा जब आपको मौका मिलेगा. लेकिन मैंने जो देखा उसमें उन्होंने आपसे हिमाचल पे सवाल पूछा था और बाद में आपका वो ट्वीट भी आया था जब जिसमें आपने वाकई ये बात कही थी. कई अखबारों को भी आपने इंटरव्यू दिया था, लेकिन आप बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ गए थे. बहुत ज़्यादा आपने एक तरह से पत्रकारों पर भी बोले कि पानी पी पी के मैं आपके जैसे 4-4 पत्रकारों को भी डील करता हूँ. उसके बाद जब एग्ज़िट पोल आया तो आपका 1 तारीख को एक ट्वीट भी आया जिसमें आपने फर्जी पत्रकार, स्वयंभू विशेषज्ञ जैसे शब्दों का प्रयोग किया. थोड़ा एरोगेंट टाइप साउंड कर रहे थे आप. क्या आपको रिग्रेट है इस पर? बिल्कुल. और उसको भी बताइएगा कि हिमाचल वाले पर जो आपने मैं आ रहा हूँ उस पर. जी देखिए, पहली बात तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि करण थापर का जो इंटरव्यू करने का शैली है या जो उनका तरीका है उससे मैं इंटिमिडेट हो गया या गलती हो गया या टेम्पर लूज कर गया, आई एम ग्लैड यू हैव सेड. ये मेरा करण थापर के साथ चौथा इंटरव्यू था और हर इंटरव्यू 45 मिनट या 1 घंटे से ज़्यादा है. करण मेरे मित्र भी रहे हैं. उस इंटरव्यू में जो एपिसोड है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, अगर आपने उस पूरे इंटरव्यू को देखा है तो वो ऐसा नहीं कि मैं वो पहले मिनट में कोई उनसे मेरा बकझक हुआ है. पहले मैं कह रहा हूं कि इन माय ओपिनियन, आई एम गिविंग वन एग्जांपल. इंटेंसिटी ऑफ मोदी सपोर्ट हैज़ गॉन डाउन एंड देन ही सेज कि दैट मीन्स ही इज़ नो लॉन्गर रिस्पेक्टेड एंड आई एम टेलिंग नो, दिस इज योर वर्ड. माई वर्ड इज दैट इंटेंसिटी ऑफ हिज सपोर्ट हैज़ गॉन डाउन and he pushes, that's his own style. ऐसे उसमें 4-5 चीज़ें हुई हैं to an extent कि मतलब yes, I should not have got irritated, but you get irritated. Then he said कि भाई आप ये जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आप तो पीछे जो प्रेडिक्शन किए वो गलत हुआ है. और फिर उन्होंने न्यूज़पेपर के हेडलाइंस का हवाला दिया है. मैंने किसी न्यूज़पेपर को ये बात कही नहीं है, मैंने ट्वीट किया है. उन्होंने ट्वीट का जिक्र नहीं किया. उनके सवाल को जाके आप देखिए. मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कहाँ है वीडियो पर, ये दिखाइए. तो लोगों ने कहा आप वीडियो कहाँ पूछ रहे हैं, आपको ट्वीट की बात नहीं है. ट्वीट ये किया, मैं आ रहा हूँ उस पर, मैं उस पर आ रहा हूँ मेरे भाई. ट्वीट इलेक्शन के प्रेडिक्शन को लेकर नहीं है. कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उदयपुर में या राजस्थान में कहीं, उससे पहले कांग्रेस से मेरी एक लंबी चर्चा चली थी 10 दिन तक. आई वॉज सपोज टू वर्क विद देम. उस अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में लोगों ने मेरे से ये पूछा कि भाई इसको आप कैसे देखते हैं, शिविर में जो भारत जोड़ो यात्रा अनाउंस हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं, आपने ये सलाह दिया था ये वो. तो मैंने उसमें वो ट्वीट को आप जाकर पढ़िए. मैंने ये कहा कि इससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा कांग्रेस को नहीं होगा एंड इट विल नॉट चेंज द इम्पेंडिंग राउट कांग्रेस इज गोइंग टू हैव इन अपकमिंग इलेक्शंस गुजरात एंड हिमाचल. दिस इज द होल ट्वीट. पूरा कॉन्टेक्स्ट आप समझ लीजिए. वो ऐसा नहीं कि मैं खड़े होकर यहाँ कह रहा हूँ जैसे इस बार कहा मैंने, इस बार गलती है. इस बार आप मुझे कह सकते हैं कि आपने कहा था कि मोदी को 300 या उससे ज़्यादा सीट आएगा. उस समय ये नहीं कहा है. उस समय मैंने कांग्रेस के ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री और
उस शिविर का इम्पैक्ट क्या होगा उस पर मैंने टिप्पणी की है। करण वॉज यूजिंग दैट टू से कि आपने गलत प्रेडिक्शन किया है, और मैंने उनको ये कहा कि अगर आप नहीं सुनना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी एजेंडे से कह रहा हूँ या मुझे नहीं समझ है, तो आप मेरी बात मत मान लो। बहरहाल हम ये पूछना चाहते थे, आर यू श्योर कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बहुत आसानी से इस सरकार को चलने देंगे? वो क्यों चलने देंगे? उनके पास कितनी लंबी फहरिस्त हो सकती है कि वो अपनी डिमांड रखे? जिस पोजीशन पे वो हैं उनका पोजीशन स्ट्रांग है, तो आप इसलिए कि 240 बीजेपी के पास है, उनके पास एलाइज को और 16-17 ऐसे लोग हैं जो कि अनटाइड में हैं। अगर एक बार ये नंबर अभी ये 12 और 16 अगर आप इसको जोड़ भी लें तो अदर साइड का फॉर्मेशन बन नहीं रहा है। आप 230 पे हैं, आपको 40 चाहिए। तो अगर एक ही परिस्थिति में देख रहा हूँ, बार बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर नेक्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन में बीजेपी को इलेक्टोरल सेटबैक लगता है, तब आप ये सोच सकते हैं, मान लो हाइपोथेटिकली कि महाराष्ट्र में बीजेपी हार जाए, तो जो 7 सांसद अभी एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं, वो सातों के साथ तो लौट सकते हैं इंडिया में, उससे परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन जब तक वो नहीं होगा, मैं नहीं देखता हूं कि एकनाथ शिंदे के 7 सांसद क्यों चले जाएंगे, या आप नायडू जी क्यों चले जाएंगे, या नीतीश कुमार कैसे चले जाएंगे। और अगर चले भी जाएं तो मान लीजिए एक बार को नीतीश जी चले जाए, सबसे बड़ी चर्चा तो नीतीश जी पे हो रही है कि भाई ये तो कहीं पलट सकते हैं। पार्टी मांगा किसी ने तो कहा पार्टी बदल लेंगे मीम चल रहा है। तो मान लीजिए कि 12 वो आ भी जाए, तो भाई एनडीए इज अराउंड 300, 12 घटने से वो 272। और मैं आपको बता रहा हूँ भाई, हम लोगों ने देश में देखा है, नरसिम्हा राव जी जैसे नेता 240 की माइनॉरिटी की सरकार उन्होंने 5 साल चलाई है। Why are we getting कि भाई मोदी will not be able to run only because he has been running a full majority government? So I am saying कि let's see how he deals. तो ये आपने देखा कि जो विक्ट्री के बाद उन्होंने स्पीच दिया, उसमें बीजेपी विक्ट्री की बात ही नहीं की, एनडीए ही कहते सुनाई दिए। जी। तो why are we assuming that he would not make these adjustment that is needed to remain the leader of a coalition? क्योंकि उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है ना कि सही बात। मैंने छवि एक उन्होंने commitment बनाई है तो बना वो ली। सुधार भी वही सुधार भी तो सकते हैं। सलमान खान वाला जो डायलॉग है ना कि एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं खुद की देखिए भी नहीं देश की सुनता, उस जनता जो है टाइप ना, से जो उन्होंने ये अपना जो रिजल्ट बनाया। आया है, हाँ। टू लार्ज एक्सटेंट एवरीवन इज फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। एंड व्हाई डू यू थिंक सो? भाई मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी को भी हैप्पी फील करना चाहिए। वो भी कह रहे थे देश में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो जनता ने बात मान ली, विपक्ष को थोड़ा मजबूत बना दिया। आपके ऊपर ज़्यादा जो सवाल उठते हैं वो जनसुराज से पहले जो आपकी भूमिका थी, और उस भूमिका के बारे में कई लोग ये कहते हैं कि जो जनता और नेता के बीच जो ऑर्गेनिक कांटेक्ट था, उस कांटेक्ट को आपने तोड़ा है, ख़त्म किया है। जैसे एक होता है ना कि एक भक्त है, वो भगवान के पास गया, सीधा प्रार्थना कर रहा है, उसको कोई पुजारी नहीं आ रहा है कि भैया तुम इस विधि से पूजा करो, तुम यहाँ पर ये करोगे तो यहाँ ये लालच दोगे, तुम्हारे करीब भगवान आ जाएंगे। तो आपने जो ऑर्गेनिक कांटेक्ट को तोड़ा, आपने नेता को समझाया जो नहीं था उसको वैसे बनने के लिए आपने समझाया, तुम ऐसे मैनिपुलेट करो। तो इस भूमिका पर एक बिचौलिए की भूमिका इंडियन डेमोक्रेसी में आपकी रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? आपका नज़रिया है देखने का। जैसे मंदिरों में आप जाते हैं, आप ही का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो आप और हम पुजारी को ढूंढते ही हैं। आपको भी मालूम है कि शंकर जी का मंत्र आप भी महामृत्युंजय पढ़ सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई वहाँ रहे मंदिर में जो कि आपको मदद कर दे कि आप किस तरीके से इसको करें। आपने कहा कि आप नेताओं को बताते हैं कि क्या जो नहीं हो वो करो, दिखो। तो ये तो अच्छी बात है, उसको दोनों तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई तुम जनता में एक्सेसिबल नहीं हो, जनता में एक्सेसिबल दिखो ताकि तुमको जनता वोट दे। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कहें कि तुम दिखाओ कि तुम सेकुलर हो, मैं वो बात कह रहा हूँ। हाँ नहीं, जैसे मान लीजिए कि ममता बनर्जी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं भाजपा वाले कि ये हिंदू विरोधी हैं, और मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आप तो हिंदू विरोधी तो आप हो नहीं, है तो आपको बता रहे हैं, आप तो पूजा रोज करते हो, तो जब पूजा कर रहे हो तो उसको दिखाओ कि भाई आप हिंदू विरोधी नहीं हो। और जहाँ तक ये बात है कि जो मैंने एक चीज़ ये ज़रूर कि आप उसको सही कहें या गलत, कि मैंने थोड़ा सा उसको पार्टी से हटा के, इट वुड बी गिविंग टू मच क्रेडिट टू मी, लेकिन पार्टी से हटाकर मैंने उसको लीडर सेंट्रिक कर दिया है। जैसे आप देखते हैं मोदी की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी, अभी आज कांग्रेस वाले कह रहे हैं राहुल की गारंटी, नीतीश का बाहर, नीतीश के निश्चय, जगन के नवरत्नालू, ये जो सिस्टम शुरू हुआ है उसके पीछे हमारी सोच ये है कि भाई जब नेता अपने मुंह से किसी एक प्रॉमिस को, 2 प्रॉमिस को और सेट ऑफ प्रॉमिस को रिपीटेडली जनता में जाके कमिट करता है,
तो थोड़ी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है जब आप जीत कर आते हैं, वरना जीत के आने के बाद मैनिफेस्टो को जो हमने देखा है सिटीजन, उसको आदमी बक्से में ही डाल देता है। लेकिन ये जो 4-5 जो गारंटीज हैं सो कॉल्ड, इस पर अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप पूछ रहे हो कर्नाटक में राहुल गांधी रोज बता रहे, सिद्धारमैया बता रहे कि हमने जो गारंटी दी थी वो किया कि नहीं किया। आप इतने लोग बैठे हैं, बताइए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कर्नाटक में उन्होंने क्या कहा, उस पर ना आप चर्चा कर रहे हो ना उस पर वो जवाब दे रहे। शायद कुछ कर भी रहे होंगे उसमें, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरा अपना तरीका है अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का। सही है गलत है वो जनता को जज करने दीजिए। वो चीज़ जरूर हम लोगों ने किया है कि आप मैनिफेस्टो से अलग हटके लीडर होने के नाते व्यक्तिगत तौर पर कमिट करो जनता को कि ये 5 चीज़ तो करोगे ही करोगे। ये चीज़ आपने मेरे सारे कैंपेन में देखा होगा। अब तो मैं करता नहीं हूँ 2 साल से, लेकिन जब तक मैंने किया तब तक मैंने किया। अब दूसरे लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं। अब जन स्वराज वाले में करेंगे। आपका क्या स्लोगन आएगा वैसे प्रशांत जी, कुछ सोचा अब जब स्लोगन लिखेंगे तो नहीं, आप बात कर रहे थे कि ये जो 400 पार का जो बहुत भारी पड़ गया, बाद में ऑफ कोर्स सबने ये कहा कि नहीं हमारा तो टारगेट 400 पार तो होना ही चाहिए। अब देखिए हमने खेल कर दिया, 400 पार बोला तो सब वही 400 पार करने लगे। मोदी जी ने भी कई बार इसका उपहास किया। तो आप उस पूरे स्लोगन को किस तरह नहीं, से मैं वही आपको बता रहा था पहले कि स्लोगनों की जो ताकत ये है कि ये आपको बना भी सकता है और आपको ये बिगाड़ भी सकता है। ये अब की बार मोदी सरकार से जुड़ता हुआ किसी ने कॉपी पेस्ट करके लिख दिया अब की बार 400 पार। ये नहीं बताया 400 पार क्यों। भाई पिछली बार ये लिखा गया था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, महिलाओं पर अत्याचार इसलिए मोदी सरकार। इस बार उन्होंने स्लोगन लिखा लेकिन आधा जो है वो फिलिंग द गैप्स वाला छोड़ दिया। 400 पार क्यों ये बताया नहीं। और उनके जो बड़बोले नेता हैं वो 400 पार को उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया कि हम तो 400 पार इसलिए कि हमको संविधान बदलना है। वो चीज़ उनको बहुत भारी पड़ गई। तो जब आप इस तरह के स्लोगन लिखते हैं और अगर आपने उसको पूरा सोचा नहीं है, तो आई थिंक बीजेपी वुड विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट दे वुड बी रिफ्लेक्टिंग ऑन इट कि दिस प्रोबेबली वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ कॉलिंग 400 पार विदाउट गिविंग द रीजन वाई 400। उसको विपक्ष ने लिया और उसको बहुत कारगर तरीके, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा अगर बीजेपी को एक किसी चीज़ से नुकसान हुआ तो इस चीज़ से हुआ कि 400 पार ये इसलिए चाहते हैं ताकि देश के संविधान में ये परिवर्तन करना चाहते हैं और उसका बड़ा नुकसान हुआ है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जिस किसी ने भी ये स्लोगन लिखा है, स्लोगन ठीक है लेकिन अधूरा है और उसको वो बहुत भारी पड़ गया। राहुल गांधी हर जगह इसलिए संविधान की प्रति लेके घूम रहे हैं, ये तो आपको देना पड़ेगा। विनीत, यू वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन, आई विल कम टू यू जुगल। एक सेकंड, हाँ ये अच्छा अभिजीत, फिर विनीत, फिर तुम दोबारा वाले कुछ बात। अच्छा प्रशांत जी, आपने अभी जिक्र किया कि एनडीए की सरकार की जो स्थिरता है उसमें एक अहम रोल रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से होता है। मतलब महाराष्ट्र है, झारखंड और हरियाणा में है। महाराष्ट्र की लोकसभा के जो रिजल्ट है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि कितना असर होगा विधानसभा चुनाव? नहीं, मैंने आपको कहा कि विपक्ष के लिए अच्छी बात यह है कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी इज ऑन बैकफुट। लेकिन अगर जो वहाँ का रिजल्ट अभी आया है उसको अगर आप विधानसभा वाइज तोड़ कर देखेंगे तो बीजेपी के गठबंधन की स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी कि लोकसभा में दिखी है, बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होता है। लेकिन मैं फिर वही दोहराऊंगा, अगर मैं विपक्ष में हूँ, विपक्षी फॉर्मेशन का हिस्सा हूँ, तो इन सारी बातों पर अति उत्साह में आने के बजाय आई वुड गो बैक एंड पुट एवरी ऑन्स ऑफ माई एनर्जी रिसोर्स इन मेकिंग श्योर कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड बीजेपी वापस खींच ना पाए। अगर वो खींच ले गए तो फिर मोर और लेस विथ डिफरेंट नंबर्स इट इज़ द सेम सेटअप, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके थंगवेल, एक सेकंड, एक बार पहले थंगवेल, उसके बाद विनीत फिर। प्रशांत जी, you said BJP is growing in South, right? Sorry? BJP is growing in South. I said this 2 years back that in Tamil Nadu BJP will get double-digit vote share. They have got 11%. They have grown in Telangana big time. मतलब अगर आप तेलंगाना और आंध्रा को जोड़ दें तो they have got almost 12-13 MP seats. In add that to add Odisha to 8. मतलब अगर आप ये नए एरिया में ग्रोथ नहीं होता, आंध्रा और उड़ीसा अगर नहीं होता तो they would have been less than 220. So without the Dravidian parties, will they be able to grow in Tamil Nadu, do you think? It's a long-term process. I have said this again, that see, in a state as big as Tamil Nadu, getting 11% vote for a party like BJP is a big thing. Like what happened in Telangana, the moment they got 14%, they benefited.
Maybe in Tamil Nadu it is a little bit more complicated because AIADMK, but technically or theoretically, what happened to BRS could happen to AIADMK. It's not that easy, it's not same, but it could happen that BJP would like to take the place of AIADMK the way they have done in Telangana. तो अगर आप BJP के opposed हैं तो you should take it seriously, and I have said this to my friends in DMK also that take it seriously. 11-12% vote in a state as big as Tamil Nadu for BJP, you cannot just look over it. प्रशांत जी, देख एक चीज़ और मैं आपको डेटा दे देता हूँ। तमिलनाडु में पिछले 20 बरस में जितने भी दूसरे दल दोनों द्रविडियन पार्टी के अलावा बने हैं, नो पार्टी हैज़ बीन एबल टू ब्रेक 8% वोट। विजयकांत ने बनाई या दूसरे कई लोगों ने प्रयास किया है। 8 to 9% हैज़ बीन द बैरियर। BJP is the third party which is breaking into double digit after the two Dravidian parties, which is a significant thing. Again, you have to look little futuristically, क्योंकि कल हो के आप यूपी में 10 सीट बढ़ाओगे और अगर तमिलनाडु में वो 20 बढ़ा लेते हैं, जैसे अगर आपने उड़ीसा को कवर किया होता, अगर आपने आंध्रा को कवर किया होता। नाउ इफ आई वेर टू आस्क, चंद्रबाबू नायडू तो इधर ही थे ना भाई। अगर विपक्ष में वो फोर साइटेडनेस होता तो चंद्रबाबू नायडू को 6 महीने पहले अपने साथ कर लेना चाहिए था। ये तो इनके साथ ही अलायंस में थे। अगर आपने कर लिया होता तो आज आपकी ताकत तो बहुत ज़्यादा होती। प्रशांत, पश्चिम बंगाल के नतीजों को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि आप भी बीजेपी की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी होपफुल थे। होपफुल नहीं, मतलब यस, आई हैव सेड इट, यस। तो उस एक वो है, और दूसरा बस छोटा सवाल कि जो बड़े फैसलों का जिक्र होता था या फिर हो रहा था, इस नई परिस्थिति में उनका क्या भविष्य आप देखते हैं? देखिए, बंगाल के जो चुनाव हैं, मुझे लगता है कि आई एम वेरी सरप्राइज, आई एम स्टिल लुकिंग एट इट, क्योंकि डेटा वाज वेरी क्लियर कि बीजेपी वाज इन लीड पोजीशन इन बंगाल। इट्स लार्जली बंगाल का जो सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम मैं समझ पाया हूँ, यू नीड अ बिट ऑफ इलेक्टोरल मसल टू कन्वर्ट द वोट सपोर्ट इनटू वोट इन बंगाल। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हैज़ नॉट बीन एबल टू बिल्ड दैट इलेक्टोरल मसल ऑन द ग्राउंड। So even though when we do survey, we find lot of support for BJP, लेकिन उसको वो इलेक्शन के दिन कन्वर्ट कराने की जो मशीनरी है वो उनके पास अभी शायद उस तरह से नहीं बन पा रही है। इसकी वजह से वो नंबर जो लोग पॉपुलर सपोर्ट में देख रहे हैं वो कन्वर्ट नहीं होता है वोट में। एक वजह ये हो सकती है। दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ द वुमेन वोटर इन बंगाल इज मच हायर देन से in Andhra Pradesh, because these societies are different. Bengal is more of a matriarchal thing. तो अगर आप सर्वे करेंगे, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी was completely banking on women vote, but Andhra is a more patriarchal society than Bengal. तो बंगाल में वो 10 जो वेरिएंस है मेल और फीमेल वोटर के प्रेफरेंस में, वो एक्सट्रीम पर है बंगाल में। वो 14 परसेंटेज पॉइंट 15 परसेंटेज पॉइंट तक है। दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पे वो 2-3-4% से ज़्यादा नहीं होता है। सो व्हेन यू डू सर्वे, मोस्ट वुमेन विल से दैट दे विल वोट, बट अल्टीमेटली व्हेन दे गो टू वोट, देयर मेल, देयर हस्बैंड, देयर चिल्ड्रन, प्रोबब्ली they are able to influence you. But in Bengal, it's women who probably remains with their whatever they think is right. वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज बीजेपी को, सॉरी टीएमसी को है। जब तक बीजेपी वहाँ पर इलेक्टोरल मसल नहीं बनाएगी ग्राउंड पर सपोर्ट को वोट में कन्वर्ट करने के लिए, एंड सेकेंड थिंग, दे डोंट हैव एनीवन टू पेनिट्रेट इनटू द वुमेन वोट, दीज टू फैक्टर्स दे वुड नॉट बी एबल टू डू बेटर देन व्हाट दे हैव बीन डूइंग इन बंगाल। दूसरा, आपने बड़े फैसलों की बात करी, अगेन इट्स लिंक टू व्हाट आई एम सेइंग, ही विल जस्ट गो लिटिल स्लो। यू जस्ट हैव टू सी व्हाट मिस्टर मोदी वाज एंड हाउ ही बिहेव्ड पोस्ट सेकेंड राउंड ऑफ कोविड। जब आपको याद होगा सेकेंड राउंड ऑफ कोविड हुआ, that's the only time when his popular support at the country level went down in the surveys. 4-5 महीने तक मोदी आपको कहीं दिखे नहीं, कोई बयान नहीं, कोई भाषणबाजी नहीं। ही वॉज लाइक वो बंगाल का रिजल्ट आया था कोविड का सेकेंड राउंड, पूरे देश में ऐसा लगा यार पहली बार मिडिल क्लास को लगा था कि मोदी से अब मोहभंग हो रहा है। बट इन 4-5 months स्लोली ही क्लॉड बैक। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि we should give another 4-5 months to see how he handles this, rather than making कि भैया वो बड़े डिसीजन लेंगे कि नहीं लेंगे।
if they win 2-3 states, they wouldn't hesitate taking big decisions. मतलब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह की बात कर रहे हो विनीत? मतलब बड़े भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो कोई दिक्कत है? बड़े फैसले मतलब क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मुस्लिम रिजर्वेशन है, ओके। नहीं देखिए ऐसा है, वन नेशन वन इलेक्शन पे both TDP and JDU, if they are important, both are already in favor. नीतीश कुमार before Modi has been talking about one nation one पर election. मुस्लिम रिजर्वेशन पर उनका बहुत वो नहीं, मुस्लिम रिजर्वेशन पे तो बिल्कुल अलग है जी। तो मतलब देशव्यापी मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे वो तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो राज्यों ने जहाँ किया हुआ वो नहीं हो पाएगा। लेकिन वन नेशन वन पोल पे मुझे नहीं लगता है कि इफ बीजेपी चूज है, लेकिन मेरा जो आकलन है उन लोगों का, अभी वो 4 महीने कुछ नहीं करेंगे इस तरह की बात। They will steady the ship, they will look at their gaps, they will try to rectify things, and if they are able to win next round of elections, then probably they will go back to their original. Okay. प्रशांत जी, जो सॉरी जो मौजूदा लोकसभा है उसमें न सिर्फ बीजेपी बल्कि इंटायर एनडीए में ना कोई मुसलमान सांसद है, ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई बौद्ध है और ना ही कोई सिख है। और जब एमपी नहीं है तो शायद कैबिनेट में चाहे तो वो बना लेंगे, ऐसा लगता तो नहीं कि बनाएंगे किसी को। इंडियन डेमोक्रेसी के लिए आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत खतरनाक है। आपने चूंकि ये डेटा उठाया है तो इस बार 24 मुस्लिम एमपी जीत कर आए हैं। मुसलमानों की आबादी 18% के आसपास है और उनके एमपी 24 हैं। आप हिंदुओं से छोड़ दीजिए, तुलना मत कीजिए, सिखों से तुलना कर लीजिए। 13 सिख जीत कर आए। सिखों की आबादी 1% भी नहीं है। तो विद इन माइनॉरिटी ऑल्सो आई थिंक इट इज़ फॉर द मुस्लिम्स टू रिफ्लेक्ट कि हाउ येस इज वन थिंग इज यू वांट टू कंटेन मोदी, डिफीट भाजपा, दैट इज़ फाइन, बट बियॉन्ड दैट योर ओन रिप्रेजेंटेशन, योर ओन वेल बीइंग, you Muslim society need to reflect and they need to rework how they want to get their relevance political and otherwise back. और मैं आपको एक और डेटा देता हूँ। सच्चर कमेटी की बड़ी चर्चा होती है कि सच्चर कमेटी ने बताया कि देश के 50-60 साल की आज़ादी के बाद भी जो मुसलमानों की स्थिति है वो दलितों से भी बुरी है। सब मुसलमान इसको कोट भी करते हैं। लेकिन उससे जुड़ा एक मामला है कि सच्चर कमेटी जब का रिपोर्ट आया उससे पहले तो देश में भाजपा की सरकार नहीं थी। तो अगर आपकी स्थिति उतनी बुरी हुई वो तो उन्हीं लोगों के ज़माने में हुई जिनको आप रहनुमा मानते हो। पर अब तो और भी खराब हो गई ना। अब तो बात हो रही है कि लोग सांस ले पा रहे ऐसे, वो अलग का मामला है, वो ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सच्चर कमेटी में जो आईना दिखाया जा रहा है कि ये स्थिति है मुसलमानों की, मुझे आप ये बता दीजिए कि क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले देश में मेजॉरिटी टाइम में किसकी सरकार थी? तो अगर मुसलमानों की स्थिति बिगड़ी है तो उसके लिए जिम्मेवार वो लोग नहीं है जिसको आज आप रहनुमा बता रहे हैं। मेरा सवाल मुसलमान का नहीं था, मैंने कहा मैं माइनॉरिटी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। रूलिंग एनडीए में एक भी एमपी नहीं है। नहीं, मैं पूरे सांसद में नहीं है। माइक पे बोलो नहीं तो पूरे भाई भाजपा तो मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। तो पिछले 15 साल से बात चल रही है कि मोदी सरकार के आने के बाद उन्होंने ना 14 में टिकट दिया, ना 19 में दिया, ना अभी इस बार शायद 1 को दिया था, कोई आया नहीं है। लेकिन मैं आपके ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन की भी बात, क्योंकि आप तो एक एटलीस्ट परसेप्शन तो ये है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं दे रहा है, तो वो आपको हक भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिनको आपने चढ़कर वोट दिया, जिनको आपने जिताया, मुसलमानों की चिंता का कारण ये होना चाहिए कि जिनको आप हराने की कोशिश कर रहे हैं या हरा रहे हैं वो तो आपको नहीं मदद कर रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं। जिनको आप जिता रहे हैं वो भी आपको रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी या आपके बच्चों की चिंता नहीं कर रहे हैं। ये ज़्यादा बड़ी चिंता का कारण होना चाहिए। जैसे बिहार में मुसलमानों को कितनी टिकट मिला इस बार? आरजेडी ने सिर्फ 2 टिकट दिया। अखिलेश यादव ने यूपी में कितने लोगों को, सबसे ज़्यादा अगर किसी एक कम्युनिटी का टिकट कटा है वो मुसलमानों का टिकट कटा है। लेकिन मुसलमानों ने ही तो जिताया है, जिताने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। उस नज़रिए से मुसलमानों को सोसाइटल लेवल पे सोशियो पॉलिटिकल स्थिति बिहार और देश में उनकी कैसे सुधरे, इसके लिए उनको लंबे चिंतन और प्रयास की ज़रूरत है। चुनाव लड़ना जीतना एक बात है, सोसाइटी के लेवल पे आपका रेलेवेंस कैसे बनेगा उसके लिए बेहतर और दूसरे तरह के प्रयास की ज़रूरत है। इंडिया अलायंस इन फ्यूचर क्या सर्वाइव करेगा और क्या थ्राइव करेगा वो, और दूसरा ये कि 3 चुनाव की तो बात हुई लेकिन चौथे चुनाव की बात बहुत कम हो रही है और उस पार्टी की बात कम हो रही है जो दिल्ली में होने वाला है फरवरी में, आम आदमी पार्टी का। और उनके लिए जो अभी नतीजों ने जो रास्ते खोले हैं या बंद किए हैं उसका प्रोस्पेक्ट्स आप कैसे देखते हैं?
देखिए, उन्होंने तो पहले ही घोषित कर दिया कि हमारा तो कोई अलायंस है नहीं। इंडिया अलायंस का फ्यूचर या एनडीए अलायंस का फ्यूचर इट्स इनकम्बेंट अपॉन, जितना मैं पॉलिटिशियंस को समझता हूँ, आप चाहे जितनी तरह की बात कर ले, इट एंड ऑफ द डे इट्स अ विनेबिलिटी। अगर कल मोदी और एनडीए जीतने लगेंगे, आपको सारे लोग इंडिया से आधे लोग भग के उधर चले जाएंगे। अगर अगले 2, 4, 5 चुनाव और मोदी हारते हैं, भाजपा को झटका लगता है, तो इंडिया की ताकत बढ़ेगी। अगर 1-2 चुनाव वो जीत जाएंगे तो इंडिया की ताकत घटेगी, फिर ये बिखर जाएगा। क्योंकि जो कोर है, कोर इंडिया का है कांग्रेस, वो है अभी 100 पर, और कोर एनडीए का है भाजपा, वो है 240 पर। उस नज़रिए से उनका कोर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत है। कांग्रेस हैज़ टू डू मच बेटर फॉर इंडिया अलायंस टू बिकम ए फॉर्मिडेबल प्रीडोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया। आम आदमी पार्टी को मैं पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में कहता रहा हूँ, वो दिल्ली में ताकतवर हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में दे विल बी द फोर्स, दे विल बी द वन हु विल फाइट बीजेपी। आई डोंट थिंक कांग्रेस विल रिप्लेस आम आदमी पार्टी। कम से कम विधानसभा चुनाव में तो इट विल बी आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। प्रशांत जी, इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न था कि एनडीए में कौन से घटक दल पाला बदल सकते हैं, इसकी बात ज़्यादा हो रही है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में पार्टियों को देखती है और अपनी ओर खींचने की बात करती है, क्या इंडिया ब्लॉक में आप किसी पार्टी को ऐसा देखते हैं जिस पर एनडीए का निशाना हो सकता है? सब पर ही निशाना होगा। मैं फिर वही कहूँगा, मैं देखता हूँ अगले 5 महीने तक कोई भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल फॉर्मेशन वुड नॉट ट्राई टू शिफ्ट वन वे और अदर। आप टिपिकल केस अभी देख लीजिए बेनीवाल जी का, उनको इंडिया अलायंस ने नहीं बुलाया, फिर भी उन्होंने क्या बयान दिया कि मैं रहूँगा इंडिया में ही। राजभर जी का देख लीजिए, वो अभी एनडीए में है, उनको नहीं बुलाया, वो भी नहीं छोड़ के जा रहे हैं। अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। लोग 1-2 राउंड और कन्फर्मेशन रिकन्फर्मेशन देखने के बाद ही कोई बड़े निर्णय लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बियॉन्ड दैट, इफ 5 महीने बाद भी अगर भाजपा 3-4 राज्यों में जीत हासिल कर ले, फिर से वो पुराने रूप में आ जाएं, तो इंडिया अलायंस के कई घटक दल इधर उधर कर सकते हैं, वो तो स्वाभाविक है। 1-2 का नाम लेना चाहिए। नहीं, अब फिर नाम लेके फिर आप मुझे पता ही है, यही है। 10 साल तक मैंने एक अनुशासन रखा था। मैं कैमरे पर कभी नहीं कहता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। एनालिसिस चाहे जितना ले लो। क्यों तोड़ा? यही है ना, जब आप गलती करते हो तो सीख उसी से मिलती है। लेकिन हाँ, बस जलते बस आखिरी की आप तो इतना अच्छा इसलिए नहीं तोड़ा कि जो लोग बता रहे कि भाजपा का माहौल बना रहे थे। गलती हो गई। गलती मतलब कभी कभी आप, चूंकि पहली बार उसको मैंने तोड़ा बंगाल में इसलिए तोड़ा क्योंकि उस समय मजबूरी थी, दीदी की पार्टी टूट रही थी, तो उस पार्टी को रोकने के लिए कि लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, इसलिए कहा, और डेटा बैक था इसलिए कहा। उसके बाद से मैं चुनाव के प्रेडिक्शन आंकड़ों और नंबर में नहीं करता हूं, कभी नहीं किया है जी। लेकिन पत्रकार, आप लोग पत्रकार जैसे आप पूछे जा रहे हैं, नाम बता दो नहीं। तो वैसे लोग, अब जो लोग बता रहे हैं तेलंगाना में क्या, भाई कहीं नहीं प्रेडिक्शन किया है, और इसी पर कारण से मेरा ये स्वभाव नहीं है प्रेडिक्शन करना किसको कितना नाम। ये दूसरी बार गलती कि ये कोई बात नहीं, तो ठीक है, आप भी सीखते। बस अच्छा, तुम्हारा सवाल है। एक छोटा सा सवाल है कि अभी जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सबके बारे में बात चल रही है, इसके बाद जो बात आ रही है बहुत सारे लोगों में कि भाई नरेंद्र मोदी के बाद कौन, अमित शाह, योगी के कौन, आप क्या मानते हैं? और अगर मान लो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं रहे तो क्या भाजपा में वो वाला होगा कि जो कांग्रेस में पिछले सालों में हमने देखा है कि अलग अलग चौके हो गए, लोग अलग अलग पार्टियां बना के चले गए? तो क्या आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने इस सवाल का जवाब पहले भी दिया है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहली बात कि नेतृत्व कौन करेगा भाजपा का, ये तय, मतलब उसके लिए उनका एक लार्जर इकोसिस्टम है दैट इंक्लूड्स संघ, तो वो बिखरने की संभावना नहीं है। कौन होगा ये तो कोई नहीं जानता है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। मैंने ये जरूर कहा है कि जो भी होगा, पिछले 15-20 साल की लीडरशिप के एवोल्यूशन को देखकर ऐसा लगता है कि दैट पर्सन वुड बी अ मोर हार्ड लाइनर देन व्हाट मिस्टर मोदी इज और अपियरिंग टू बी। तो आप क्योंकि जैसे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे वाजपेयी और आडवाणी थे, फिर आडवाणी और मोदी हुए, मोदी शाह योगी, तो ट्रेजेक्ट्री जो है आप देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे और हार्डलाइनर की ओर जा रहा है। तो वो चीज़ प्रेडिक्ट की जा सकती है कि आने वाले समय में जब तक कि एक मैसिव उनको हार ना हो, अगर बिल्कुल इलेक्टोरली हार जाए तो दे माइट डू ए
कोर्स करेक्शन, सो लॉन्ग दे कंटिन्यू टू डू वेल इलेक्टोरली, मुझे लगता है कि ट्रेजेक्ट्री हार्डलाइनर की ओर है। पर इस रिजल्ट के बाद आप हिंदुत्व की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? होगी, कम ऐसी होगी, बिल्कुल वैसे ही नहीं होगी? कम होगी, ऐसे ही होगी। मतलब जबकि वो- अयोध्या के सारे आप मुझे बताइए 2004 में बीजेपी हार गई, अभी तो हारे नहीं है, अभी तो झटका लगा है। क्या उसके बाद हिंदुत्व की राजनीति बंद हो गई? फिर भी उसके एक बाद था कि और राम बढ़ी। मंदिर बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि बाबरी मस्जिद की लड़ाई, बाबरी मस्जिद के ज़माने में आप लोग जो भी पत्रकार थे, 10 साल तो बड़ा हिंदुत्व ही रहा। वाजपेयी जी आए, जब वाजपेयी जी हारे या वाजपेयी जी की सरकार नहीं बनी, तो उसके बाद क्या हिंदुत्व की राजनीति बंद हो गई? आपको ये समझना है कि वो भाजपा और संघ की कोर आइडियोलॉजी है, वो चीज़ नहीं हिल सकती है। यानी मथुरा काशी का मुद्दा उठाते रहेंगे? नहीं, देखिए, मथुरा काशी, यूसीसी, ये सब कॉफ़ी का झाग है। जो हिंदुत्व है वो कॉफ़ी है, वो झाग कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि भाई जितना उनको मैंडेट है उतने उस हिसाब से वो बात करेंगे। मैं ये पहले भी कहता रहा हूँ कि हिंदुत्व उनका वो कोर है, वो हटने वाला नहीं है। अगर कोई ऐसा समझता है कि भाई वो अब बिल्कुल हिंदुत्व छोड़ देंगे तो आप गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, उसका मैनिफेस्टेशन स्ट्रीट पे क्या होता है, दैट्स ए फंक्शन ऑफ ये कितने ताकतवर हैं, कितना आप जाकर बोल सकते हैं, जो इन्वायरमेंट है वो कितना सपोर्टिव है। बट दैट इज व्हाई आई से कि दैट्स अ फ्रॉथ ऑफ द कॉफी, नॉट द कॉफी इटसेल्फ। मोदी जी की एक सबसे बड़ी कमजोरी इन द डिमिनिश्ड मैंडेट में क्या देख रहे हैं, और राहुल गांधी का एक कोई स्ट्रेंथ पॉइंट, क्योंकि आपने उनको नहीं, मैंने दोनों का मैंने जवाब दिया है, मैं फिर वही रिपीट करूंगा कुछ नएपन के साथ। मतलब मुझे लग रहा है कि जो मोदी जी को झटका भी लगा है वो कहीं ना कहीं उसी चीज़ को दिखाता है कि सोसाइटी वांट्स, ये जो देश है, हम अपने राजाओं को बेनोवेलेंट चाहते हैं, माफ़ करने वाला, बड़े दिल वाला। ये ठीक है भाई, मतलब आप सत्ता पे बैठो, यू कांट बी सीन और अपीयर टू बी विंडिक्टिव विथ सो मच पावर एट योर कमांड। तो मोदी जी की कमजोरी मुझे बस वही दिखती है, एक और भी हो सकती है मेरी नज़र में, कि एज ए रूलर ही हैज़ टू बी लेस, ही हैज़ टू बी मोर बेनोवेलेंट टुवर्ड्स इन एवरी वे, ज़्यादा उदार। हाँ, उदार हो, मतलब यू हैव टू, आप उसको देख लें कि टॉलरेंस से जोड़ लें, उससे आप इंक्लूसिव नेचर होना, मतलब वो कि आप डिसेंट होगा कि भाई अब कोई पत्रकार आपके खिलाफ कुछ ना बोले, कोई हर आदमी आपके हिसाब से करे, वो नहीं होना चाहिए। उनको थोड़ा और बेनोवेलेंट होना चाहिए, वो मैं उनकी कमजोरी, और कहीं ना कहीं इन चुनाव से वो दिख रहा है जी। राहुल गांधी के जो ताकत है वो मैंने रजत जी के इंटरव्यू में कहा था कि डिस्पाइट almost losing 90% of elections in last 10 years, the guy thinks that he is on right track and he just continues to pursue what he thinks is right. That requires hell lot of character, conviction। मतलब आप उसको ऐसे कह ले, या तो मतलब मैंने उसमें ये भी कहा है कि अगर मोदी जी 10 चुनाव हार जाए तो वो इतने बड़े लीडर नहीं रह पाएंगे, लेकिन राहुल गांधी 90 चुनाव हारने के बाद भी लीडर बने हुए हैं, ये उनका कैरेक्टर है और दैट्स हिज स्ट्रेंथ। पर इस बात इतना आसान नहीं। आप देखिए, थोड़ी सी टर्बुलेंस आई और पूरे देश में कितनी भयावह मचा हुआ है, भाई अब मोदी रहेंगे, चले जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। इमेजिन कीजिए, कांग्रेस पिछले 10 साल से लगातार सुबह शाम उनको थपेड़े लगाए जा रहे हैं, फिर भी वो आदमी खड़ा है। तो ये उनके कैरेक्टर की ताकत है। अब इसको अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि यू आर जस्ट नॉट सेंसिटिव एनफ। पर इस चुनाव के परिणाम के बाद उनका कद राजनीतिक रूप से बढ़ा नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। ऑब्वियसली देखो, आप कोई भी जीत के आता है, आपकी सीट बढ़ती है तो मीडिया उसको बड़ा बनाएगा, समाज बड़ा बनाएगा, बनाना भी चाहिए। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि कांग्रेस को मतलब ये जो परिणाम आए हैं, ये अति उत्साह में नहीं जाना चाहिए। अगर अति उत्साह में जाएंगे तो जैसे पीछे उनको कुछ सफलता मिली थी, राहुल गांधी जब प्रेसिडेंट थे, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्य जीते थे, कर्नाटक जीत गए थे, गुजरात में करीब करीब भाजपा को हरा दिया था, लेकिन वही ओवर कॉन्फिडेंस में गए और तुरंत पीछे आ गए। मुझे लग रहा है कि बहुत लंबी लड़ाई है। अगर ये चुनाव के परिणाम ऐसे आते कि मोदी जी को 300 आता तो यहीं पे बैठ के मैं आपको ये कह रहा होता कि इनको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आज मैं कहूँगा कि इनको बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए। रिजल्ट संतोषजनक हैं, बहुत उत्साह वाले नहीं हैं। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, फंडामेंटल चीज़ों को नहीं बदलेंगे कांग्रेस में,
तो आज नहीं तो कल फिर उनको सेटबैक लगना ही लगना है। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी और आप सबका, बहुत मज़ेदार और अच्छी बातचीत रही और उम्मीद है कि आप सबको भी ये बातचीत पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।